हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा जो बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट पार्ट बुक जो है उसी के फर्स्ट चैप्टर का था। ऑल्दो वो मैंने अभी उसके सारे पार्ट्स अपलोड नहीं करे हैं, बट क्योंकि ये पार्ट 2 बुक जो है अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और पार्ट 2 बुक कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने पार्ट 2 बुक का फर्स्ट चैप्टर लिया है विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम सारी बातें करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यार किसी भी चीज को रटना नहीं है, रट के जाओगे ना आगे जाके कभी ना कभी भूल जाओगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हम रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आई विल ट्राई कि आपको एक एक चीज समझ आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा था, हमने ऐसी लाइन क्यों बोली है। एनसीईआरटी की बुक्स में काफी बार जो एक्सप्लेनेशंस है वहां पे इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होंगी, तो जितनी भी चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ वो अपनी बुक्स अपनी नोटबुक वगैरह में क्या बोलते हैं लिखते जाना। जो भी चीजें मैं बताती जा रही हूँ आपकी बुक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बट जो एडिशनल चीजें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर क्या बोलते हैं केस स्टडी के तरह भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो उस केस में भी आप लोग जज कर पाओ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा ये वाला लेक्चर, प्लस क्या बोलते हैं इसी बुक से रिलेटेड आप लोगों को और भी लेक्चर्स कौन से चैप्टर्स पे चाहिए या किस तरीके से चाहिए तो वो भी आप जरूर बताना। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ ये वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं ट्राई करूंगी कि ये सारे टॉपिक्स आज मैं कवर कर सकूं। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तीनों डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे स्पेशली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता नहीं क्यों लगता है ये डिविडेंड डिसीजन वाला ही लगता है। डिविडेंड डिसीजन मतलब ये तीनों डिसीजंस प्लस इसके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। प्लस इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उनका भी मैं बताती जाऊंगी कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ विच इज बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, अब इस पूरे चैप्टर का ना पहले लेते हैं कि ये बना ही क्यों है ये चैप्टर। हमारा सबसे पहला इन्होंने टॉपिक स्टार्ट करा है वो है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस हमारा बेसिकली हमें चाहिए ही क्यों, मतलब क्या है इसका बिजनेस फाइनेंस का। इसका मतलब ये है कि मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। हमें पैसा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक शॉप है या कुछ भी है, किसी को भी चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। वी रिक्वायर्ड मनी। ठीक है, हमें क्या करना है, मैंने एक अपनी फर्स्ट वीडियो में भी जैसे एग्जांपल दिया था। फर्स्ट वीडियो में क्या बोला था, मैंने एक शॉप लेके चली थी। शॉप में मैंने एक बुक शॉप का एग्जांपल लिया था, इसमें भी सेम मैं वही एग्जांपल लेती हूँ। बुक शॉप है, बुक शॉप वाले को क्या है कि अब उसे डेली बेसिस पे उसका क्या आ रहा है, वहां से कस्टमर से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, उसके बाद उसे क्या करना है, वहां से क्या बोलते हैं उसे परचेज भी करनी है बुक्स। परचेज करेगा तभी तो सेल करेगा ना, तो उसे परचेज करने के लिए भी पैसा चाहिए। अब क्या पता ऐसा भी कई बार होता है कि आप लोग ना मतलब पैसा मतलब वहां से बुक्स मंगा लेते हो पर आप लोग पैसा नहीं देते हो। क्या बोलते हो कि अभी हमें क्रेडिट पे दे दो ये बुक्स। ठीक है, आपने क्रेडिट पे खरीदनी है वो बुक्स, आप कह रहे हो हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जाके हम आप लोगों को पैसा दे देंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपने पैसा नहीं दिया है, तो कंपेरेटिवली आप ये सारी चीजें आप देखते हुए चलते हो कि कहाँ पे हमारा अभी पैसा लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, या कब हमें पैसा रिक्वायर्ड होगा। 2 महीने बाद हमारे को क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बुक्स 50,000 की थी, तो 2 महीने बाद मेरे को 50,000 रिक्वायर्ड होगा। कम से कम मेरे पास यहाँ पे कैश में पड़ा होना चाहिए 50,000, क्योंकि उसने बोला था कैश में पेमेंट चाहिए, तो 50,000 मेरे पास होगा तो मैं एज इट इज उसे दे दूंगी। अगर मैं बाई चांस उसे 50,000 नहीं दे पाती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे लिए ही तो बुरा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरा ही तो क्रेडिट ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, मेरे ऊपर ही क्या बोलते हैं, मैंने उधार ज्यादा लिया है तो मेरा ही उधार बढ़ता जाएगा, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, पीछे से सप्लायर भी नहीं देगा। तो हर केस में या फिर मुझे ऐसा कुछ करना है, मैं कह रही हूँ कि वहां से बुक्स क्यों लूं,
ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही प्रिंटिंग शुरू कर देती हूँ बुक्स की। ये एक दिमाग में चीज आती है, मैं खुद ही प्रिंटिंग शुरू कर दूं। ऐसा करूंगी, मशीन ले लूंगी, मशीन में बुक छापना शुरू कर दूंगी, बुक छापूंगी, फिर क्या बोलते हैं यहीं से बेच दूंगी। तो मशीन खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। यहाँ से बुक्स क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा चल बुक्स को कस्टमर्स को ऐसे हैंड टू हैंड तो मैं बेच ही रही हूँ, और साथ में थोक के मार्केट में भी मैं इसे बेच दूं। ठीक है, यहाँ से पूरे बंडल्स के बंडल्स मैं भिजवा दूंगी, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पे अगर पूरा तुम देखो, तुम कोई भी काम करोगे बिजनेस में, तुम्हें हर चीज में पैसा, हर पॉइंट क्या बोलते हैं, हर पॉइंट पे रिक्वायर्ड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पैसा क्या तुम ऐसे ही फेंक देते हो कि मतलब भाई चल ठीक है, इसके कितने हो गए 40,000 डन, इसका 70,000, ऐसे थोड़ी ना देते हो। हर चीज का तुम एक लगा के चलते हो कि अभी इसका पैसा दे देते हैं फिर इसका देंगे, या ऐसे पूरा का पूरा तुम दिमाग में अपने बना के चलते हो कि कब हमें पैसा देना है, कब नहीं देना है, कब कौन सी चीज खरीदनी है, कितने की खरीदनी है, कितना हम डिस्काउंट लेने की सोच रहे हैं, एवरीथिंग। हर चीज पे कहीं पे भी हम ऐसे क्या बोलते हैं ऑन द स्पॉट डिसीजंस नहीं लेते हैं पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए हमें रिक्वायर्ड है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि हम अपने पैसे का, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से मैनेज कर सके उसे। इस पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि सिर्फ फाइनेंस को इस तरीके से देखा जाता था कि हमारा क्या है, पैसा बोरो करा, क्या बोलते हैं किसी को दे दिया, लेंड कर दिया, बस यही सारा फाइनेंस होता था। एक वो होता है ना, मतलब मूवीज वगैरह में भी देखे होंगे, ठेकेदार वगैरह जो मतलब क्या बोलते हैं पैसे लेते हैं देते हैं, वही वाला काम उनका चल रहा होता है। तो पहले टाइम पे सिर्फ इसी को फाइनेंस मान लेते थे। पर आज के टाइम पे क्या हो गया, जैसे जैसे हमारा बढ़ता जा रहा है ना, क्या बोलते हैं हमारा और ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है, यहाँ पे तरक्की होती जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हर चीज को मैनेज करने के लिए हमें चीज चाहिए। ऐसे ही अब फाइनेंस को भी मैनेज करने के लिए हमें चीज चाहिए। इसी से वर्ड आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि अब हमें इस पैसे को भी तरीके से देखना है, कितना पैसा कहाँ से उठाएं, कहाँ पे लगाएं वो पैसा। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अब इसमें क्या था, कॉम्पोजिशन। इसमें भी कॉम्पोजिशन हमारा आता है कि फिक्स्ड असेट, करंट असेट किस में लगाएं। ये आपने देखा होगा बैलेंस शीट में हमारा क्या बोलते हैं, एक साइड होता है ना फिक्स्ड असेट होते हैं, करंट असेट होते हैं, दो ही चीजों में असेट्स डिवाइड होते हैं, और किस में होते हैं। तो उसमें अब क्या हो गया, जैसे फिक्स्ड एसेट तुम लेके चलो, फिक्स्ड एसेट में तुम क्या क्या बोल सकते हो, फिक्स्ड एसेट में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आ गया मशीनरी आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी वगैरह है या कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, तो उस केस में आपको चाहिए हमारे को मशीनरी दे दो, या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराना है, कुछ ना कुछ ऐसे काम। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज होगी। तो इसी वजह से इसे क्या बोला गया है, फिक्स्ड असेट। और आई होप आप लोगों को पता होगा लॉन्ग टर्म क्या होता है, एक साल से ज्यादा वाला होता है लॉन्ग टर्म। तो क्या बोलते हैं एक साल से ज्यादा वालों के लिए ही हम फिक्स्ड एसेट का वर्ड यूज करते हैं। तो अब इस केस में क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड एसेट क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट के केस में मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी हो गए, या क्या बोलते हैं और भी कोई फर्नीचर वगैरह हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है, आज खरीद ली और बहुत सालों तक मैंने उस चीज को यूज करा। ऐसा नहीं है कि आज खरीदी 2-3 महीने यूज करके फिर बेच दी, ये वाला काम नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि मैं अपना कितना पैसा मशीनरी प्लांट वगैरह में लगाऊं, और करंट असेट कितना पैसा, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, कितना पैसा मैं क्या बोलते हैं अपने पास रखूं, कैश हो गया कितना पैसा मैं अपने पास रखूं, इन्वेंट्री कितना पैसा मैं अपने वो सारे इन सब में, रॉ मटेरियल और इन सब में लगाऊं। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरा क्या था, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हो गया कि कितना मतलब मैं अपने कस्टमर्स को उधार दूं। ठीक है, कितना मैं अपने कस्टमर्स को उधार दूं, कितने महीने के लिए उधार दूं, ताकि मतलब उस टाइम पीरियड के लिए मैं अपना मैनेज कर सकूं। तो इसमें यही चीज थी कि प्लांट एंड मशीनरी, मतलब एक शॉर्ट में अगर तुम देखना चाहो तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और ये फिक्स्ड एसेट वगैरह में मैंने देख लिया, इसमें पैसा लगाना है, कैश वगैरह मैं कितना रखूं, मेरे पास इन्वेंट्रीज वगैरह कितनी रहे, ये मैंने अपना देख लिया। ये एक चीज हो गई, ये कॉम्पोजिशन होता है हमारा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरे फाइनेंस का। ठीक है, तो इसी को मैनेज करना है हमें, क्लियर है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के केस में क्या होता है, अब मैं ये कह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से लूं या शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से लूं। शॉर्ट टर्म के केस में अगर मैं बोलूं, शॉर्ट टर्म के केस में आप लोग ले सकते हो, आपका ये रिटेन्ड अर्निंग हो गया, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स हो गया, या और भी आपके बॉन्ड्स भी हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके इसमें शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। मतलब 1 साल तक ही, या 1 साल या 1 साल से कम शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने, या बोल दो लोन आप ले रहे हो, लोन आप कितने महीने के लिए ले रहे हो, 3 महीने के लिए ले रहे हो बस, ठीक है, या 4 महीने के लिए ले रहे हो, और उसके बाद जब काम हो जाएगा उसे पे कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से, मतलब कहाँ से आप फंड्स उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप लोग कार खरीदने जा रहे हो, कार खरीदने जा रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म पे लोगे, लॉन्ग टर्म पे लोगे, मतलब 1 साल में पूरा पैसा वापस कर दोगे, या मतलब कहीं ना कहीं आप लेके चलते हो कि 2-3 साल के लिए ले लेते हैं। ऑफ कोर्स यार 2-3 साल के लिए लोगे, कार कौन सा 50,000 की आ रही है, कार हमारी कितने की आ रही है, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, तो ऐसी थोड़ी ना हमारा वापस कर दोगे। तो उसके लिए क्या लोगे, लॉन्ग टर्म लोन्स लोगे। वहीं पे क्या है, वहीं पे आप कह रहे हो जो चीजें आप बना रहे हो उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आप फिर भी कम पे ले सकते हो, कम ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म लोन उसके केस में ले सकते हो। क्यों, पैसा आया, आपने उस चीज का सामान बनाया, वो सेल ऑफ हो गया, आपको वहां से रेवेन्यू आया, वहां पे पे ऑफ कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली उस चीज के लिए क्या है, आप शॉर्ट टर्म रिकमेंड करूंगी मैं उसके लिए। और बाकी क्या बोलते हैं, कार वगैरह हो गया, या और मशीनरी वगैरह होगी जो बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती है, उनके लिए ज्यादातर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को देखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और ये पोजीशन एंड हेल्थ मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये था कि अगर हमारा फाइनेंस हम लोग मैनेज करते हैं, किसी भी तरीके से हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब हमने पैसा उठाया, पैसा उठाने के बाद इन्वेस्ट करा, फिर आगे हमने और चीजें करी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बैलेंस शीट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, उन सभी पे इम्पैक्ट करेगा। क्यों, वो मेरी यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो है, कितना खर्चा मैंने करा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कितना खर्चा मैंने करा है, कितना मैंने अर्न करा है, सारी चीजें इम्पैक्ट होंगी नहीं होंगी, फाइनेंस ही तो है भाई, सारी चीजें मेरी इनसे इम्पैक्ट होगी, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की इम्पैक्ट होगी, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की इम्पैक्ट होगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देख, पूरे के पूरे क्या बोलते हैं चैप्टर में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव तुम लोग पढ़ोगे, सारे मैनेजर्स का, सब लोगों का वहां पे काम होता क्या है, मेन तो मैनेजर्स और ये मैनेजमेंट का काम ये होता है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस वर्ड को गांठ बांध लो, इसी के लिए आज तक सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन लोगों को करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़े, मैक्सिमाइज हो। यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार एक बात बताओ, कंपनी हमने खोली है, कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर के लिए थोड़ी ना खोली है, कंपनी का खुद का भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर अगर तुम एक चीज सोच के चलो कि मैं सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट कराए जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी एक कंपनी अच्छी खासी चल रही है, प्रॉफिट कमा रही है, अब उस केस में मैंने क्या बोला, ऐसा करती हूँ जितना भी प्रॉफिट आया है मेरा, वो सारा का सारा मैं बचा के अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हूँ, ताकि मेरी कंपनी और ग्रो करे, ताकि मेरा और ज्यादा प्रॉफिट आए। समझ रहे हो, मैंने क्या करा, मैंने बोला शेयर होल्डर्स को रहने दो, मैं नहीं दे रही डिविडेंड वगैरह, उन्हें छोड़ो, डिविडेंड बाद में कभी दे दूंगी, अभी जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है, ये याद रखना, प्रॉफिट आया, डिविडेंड मैं नहीं दे रही, प्रॉफिट सारा का सारा मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ कहीं और पे। अब क्या होगा, शेयर होल्डर बोलेगा मैं क्या पागल बैठा हूं इसमें, मैंने क्यों पैसा लगाया इस कंपनी में, मैंने इसीलिए तो पैसा लगाया ताकि मुझे डिविडेंड मिले, यही तो वो बोलेगा ना, यही सोचेगा ना वो, भाई शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, तो अगर उसका पैसा लगा हुआ है तो वो चाहेगा ना कि वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे भी मिले, आएगा नहीं आएगा। तो यही चीज, एक चीज तुम सोच के चलो, शेयर होल्डर का वेल्थ तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, अगर तुम शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करोगे, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा। समझ रहे हो, इसीलिए हमारा मेन मोटो है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है।
तो सारी चीजें, जितने भी डिसीजन हमें लेने होंगे, यही ऑब्जेक्टिव को लेके करने होंगे कि हमारा शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाए तो बढ़िया है, तभी हम क्या बोलते हैं अपना आगे काम कर पाएंगे, तभी हमारा ये ग्रो करेगा। क्योंकि अगर अच्छा खासा क्या बोलते हैं शेयर होल्डर खुश होते हैं ना जिस कंपनी के, उस कंपनी में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी की क्या बोलते हैं मार्केट में नाम बनता है। जैसे तुम रिलायंस का देख लो, रिलायंस का क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स वगैरह बड़े खुश रहते हैं, उन्हें बड़े टाइमली डिविडेंड मिलता है और बहुत ही बढ़िया डिविडेंड उन्हें मिलता है। मार्केट में नाम देख लो रिलायंस का कितना है, बहुत नाम है इसका, जियो वगैरह के शेयर होल्डर बहुत बढ़िया है इस केस में। तो यहाँ पे वो क्या क्या रहे हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को भी खुश कर रहे हैं, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो पैसा लगा रखा है कंपनी में, तभी तो कंपनी वर्क कर रही है। ठीक है, तो बस इतना था यहाँ पे। और उसके बाद हमारे आ रहा है फाइनेंशियल डिसीजन। मैंने देख लिया भाई मुझे मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है, पर मेरे असली में इस पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे डिसीजन मुझे कौन से लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन कौन सा हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया और डिविडेंड डिसीजन हो गया। अब ये सारे डिसीजंस क्या होते हैं वो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ में मैं फैक्टर्स भी वन बाय वन लेती जाऊँ। तो मैं इसमें क्या बोल रही थी, क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये जो सारी चीजें लिखी हुई है ना, ये अपना क्या बोलते हैं नोट डाउन कर लेना क्या क्या चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। ठीक है, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। ठीक है, या जो मेरे पास चीजें वो अच्छे से यूज हो सके। इसमें मैंने सबसे पहली चीज लिख रखी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यार देखो, अगर कोई भी चीज तुम्हारे पास है ना, ऐसे थोक में नहीं होती है कि तुम बर्बाद भी कर दो उस चीज को। ऐसा तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कोई भी जैसे दूध है या कुछ भी है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी चीज है तुम्हारे पास, तो उसे तुम ढंग से ही तो यूज करोगे ना। ऐसा तो नहीं है मैं ये भी कर लूंगा मैं वो भी कर लूंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बनाने में वो खराब भी हो जाए, तो खराब करने लायक भी तुम्हारे पास चीजें हैं। इतनी भी तुम्हारे पास कैट्स क्या बोलते हैं, इतने भी ज्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास कैट्स हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज में इन्वेस्ट करें। अब इस केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरा दो चीजों को इफेक्ट करता है, एक तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म को, और दूसरा मेरा इफेक्ट करता है लिक्विडिटी ऑफ फर्म को। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, अगर मैं किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ जहां से मेरे को प्रॉफिट्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। या लिक्विडिटी इंक्रीज करने की बात हुई, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश तुम्हारे पास ज्यादा है। ठीक है, पैसा अगर तुम्हारे पास ज्यादा है फर्म के पास, तो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, अगर कैश तुम्हारे पास ज्यादा है तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पे कर पाओगे, ज्यादा उधार लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, या तुम्हारा कोई भी अगर ड्यू हो रही है डेट मैं क्या बोलते हैं पे करने के लिए, तो तुम वहां पे उस टाइम पे कर सकते हो, तो वो ज्यादा वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों इफेक्ट होती है। तो इसमें हमें करना क्या क्या है, हमारी ये सारी चीजें मैं देखूंगी। सबसे पहले क्या है, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे मैं ऐसा इन्वेस्ट करूं कि मुझे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। समझ आई बात, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूं पैसा ताकि मुझे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। कभी भी कोई भी बंदा अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है ना, हमेशा वो चाहता है कि मुझे यहाँ से ज्यादा चीजें मिले। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें सोच के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि इस शेयर की वैल्यू ना आगे जाके इतनी हो जाएगी, या प्रॉपर्टी में लेके चल रही हूँ, इस प्रॉपर्टी के आगे वैल्यू जाके इतनी हो जाएगी, तो मैं इसे बेच दूंगी तो प्रॉफिट मेरे पास इतना सारा आ जाएगा। तो मैं हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न देख के ही तो चल रही हूँ ना उस केस में भी। तो वहीं पे मैं इन्वेस्ट करूंगी जहां पे मुझे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिलेगा। अब इस केस में क्या होता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के भी बहुत अलग अलग तरीके के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिलेगा, उसमें इन्वेस्ट करो। दैट्स इट, ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सप्लेनेशन में तो ये जरूर लिखना। उसके बाद इन्वेस्ट तुम किस किस चीज में कर सकते हो, इन्वेस्ट तुम कर सकते हो शॉर्ट टर्म वाले में और लॉन्ग टर्म वाले असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म वाले, क्या होता है लॉन्ग टर्म वाले, मैंने अभी तुम्हें बोला था फिक्स्ड असेट के मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो गया। या तुम लोग सोच सकते हो कि तुम्हारी कोई मशीनरी है वो मतलब आउटडेटेड हो गई है,
उस मशीनरी को हटा के आजकल मार्केट में जो नई मशीनरी आ रही है जिससे सामान थोड़ा जल्दी बनेगा, वो मशीनरी तुमने लगा ली, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उस केस में भी तो पैसा लगेगा ना। अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल आज भी एक मशीनरी बेची है, ठीक है, बाहर से तुम दूसरी मशीनरी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की ले रहे हो, 50 लाख कम अमाउंट थोड़ी ना है, 50 लाख बहुत होता है। तो उस केस में क्या है, लॉन्ग टर्म है, दूसरा एक्सपेंसिव है ये मशीनरी, तुम 1 साल के लिए तो ले नहीं रहे हो, कम से कम सोच के चल रहे हो, अभी अभी आई है नई मशीनरी आई है तो कम से कम क्या बोलते हैं 2-3 साल तो तुम चलाओगे ही, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये चीज याद रखना। दूसरा, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। कॉम्पिटिटिवनेस इससे कैसे अच्छी होगी, देखो कॉम्पिटिटिवनेस इसलिए अच्छी होती है अगर मार्केट में कोई नई चीज आई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, चलो मार्केट की छोड़ो, तुम अपनी मतलब लेके चलो, जैसे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक के पास है कोई रोबोट वाली, क्या बोलते हैं, रोबोट वाला कोई खिलौना मतलब टॉय वगैरह है, दूसरे के पास ही रोबोट वाला ही है पर रोबोट में भी अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, कुछ नया उसमें और आ गया, तो अब क्या होगा, उस केस में जब दोनों जाएंगे, उनके फ्रेंड्स क्या होंगे, जो अपडेटेड वर्जन वाला होगा उसके पास थोड़ा सा ज्यादा लोग जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, वही चीज आ गई कि मार्केट, तुम समझ लो मार्केट में तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है, अब वो दोनों बच्चे कॉम्पीट करना चाह रहे थे कि इसका रोबोट ज्यादा आगे तक जाएगा, उसी का तो आगे मतलब अगर रेस भी उनकी करवा रहे हैं तो उसी का तो आगे जाएगा जिसका अपडेटेड है, ठीक है। तो मार्केट, इसी को तुम मार्केट समझ लो, मार्केट में भी जिसके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, जो ज्यादा जल्दी काम कर पा रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेके रखने से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे तो हर कोई अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके रख ले, उस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस चीज के लिए तुमने मंगवाई है उसे उस चीज के लिए यूज करो। तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन मंगवाई है जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो सारा सामान है जो कहीं जाके 3 घंटे में पूरा प्रिपेयर होता था, वो अब जाके आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाता है, अच्छी बात है ना, तुम ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस तुम्हारी इंक्रीज हुई, प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी ज्यादा जल्दी सामान बनेगा उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा जल्दी हम सेल करने भेज देंगे, ज्यादा डिमांड आएगी उस चीज के लिए, ये भी होगा कि अपडेटेड वर्जन है, मतलब सॉरी, मतलब अच्छा क्या बोलते हैं बनाया गया है, वही सेम क्वालिटी मिल रही है, तो इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे तुम्हारी इंक्रीज होती है, कॉम्पिटिटिवनेस भी तुम्हारी इंक्रीज होती है लॉन्ग टर्म के केस में। लॉन्ग टर्म के केस में अब दूसरा ह्यूज अमाउंट मैंने तुम्हें बता दिया, 50 लाख, भाई बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या था, एक बात बताओ, तुमने कोई मशीनरी खरीद ली, 50 लाख की खरीद ली, मैंने क्या करा, 50 लाख की मशीनरी खरीद ली, 2 महीने चलाई, मैंने सोचा कि अब क्या बोलते हैं, अब मुझे ये मशीनरी नहीं चाहिए, कोई पागल थोड़ी ना बैठा है कि अब नहीं चाहिए, पहले चाहिए थी वो मशीनरी, भाई 50 लाख की मशीनरी तुमने खरीद ली है, अब तुम बोलोगे उसी बंदे को जाके, उसी सप्लायर को जाके बोलोगे नहीं मुझे तो अब ये मशीनरी नहीं चाहिए, ये मशीनरी अब तुम ही रखो, ऐसा नहीं होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। 50 लाख तुमने उसे दे दिए तो मतलब दे दिए, वो तुम्हारे पास से चले गए हैं, वो 50 लाख वापस नहीं आ जाएंगे, अब इरिवर्सिबल डिसीजन होता है इस केस में, लॉन्ग टर्म के केस में। और क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ये चीजें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और इन सबको इफेक्ट तो बहुत अच्छा खासा करती हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरी अपने वहां पे कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे सिर्फ मशीनरी मशीनरी भर लो, ये जरूर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर चीज का ना एक क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन होता है कि उतना तुम लेके चलो। फिर आती है बात शॉर्ट टर्म की, इन्वेस्ट में किस में करी थी, एक तो लॉन्ग टर्म में कर रही थी, एक शॉर्ट टर्म में कर रही थी। अब शॉर्ट टर्म के केस में आ गया मेनली लेवल ऑफ कैश और इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था, मैं कैश में करूंगी, क्या बोलते हैं मेरे रिसीवेबल्स हो गए और मेरी इन्वेंट्री, ठीक है, मेनली तो इसमें हमेशा हम कैश ही लेके चलते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर एग्जांपल दिया जाता है वो कैश का दिया जाता है, पर इन तीनों चीजों को याद रखना। और साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी यही होता है, जिसमें अच्छा कैश मैनेजमेंट हो रहा है, अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रहा है और अच्छा रिसीवेबल मैनेजमेंट हो रहा है, उसी को हम साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मानेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है जब आप मैनेजमेंट ऑफ योर करंट असेट्स, बहुत ही सिंपल भाषा में बोला है, मैनेजमेंट ऑफ योर करंट असेट्स, ठीक है। और दूसरा क्या था, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग होता है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं कि हम कौन से लॉन्ग टर्म असेट में, कौन से फिक्स्ड असेट में हम लोग इन्वेस्ट करें।
कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वो होते हैं। वर्किंग कैपिटल किसे बोला जाता है, जो हमारी डेली की चीजें होती है ना, रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हमारी वर्किंग कैपिटल में आ जाती हैं, जिसके लिए हमें शॉर्ट टर्म भी चलेगा वहां पे अगर हम फंड्स लें। और कैपिटल बजटिंग हो गया जिसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड वाला हो गया हमारा कैपिटल बजटिंग। तो इसमें अगर ये क्लियर हो गया हो कि हमें इन्वेस्ट करना है जहां पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम शॉर्ट टर्म वाले में कर सकते हैं, मतलब करंट एसेट में कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एसेट्स जो मैंने बोले हैं, तो उनमें कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस में से आप देख लो आपको किस तरीके से करना है। ज्यादातर यही रिकमेंड करा जाता है, इनकी ढंग से प्रपोर्शन तुम बना के चलो। बिकॉज अगर तुम एक बहुत ही छोटी सी चीज देखो, अगर तुम्हारे पास कोई मशीनरी है, उस मशीनरी को चलाने के लिए तुम्हें एक आदमी चाहिए, अगर वो मशीनरी से कुछ गलत हो रहा है तो वो आदमी जाके उस चीज को ठीक कर सकता है। तो हम प्योरली मशीनरी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, उस मशीन को यूज करने के लिए भी एक आदमी चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, उस मशीन में जाने के लिए भी सामान चाहिए। तो एक चीज का, एक मशीनरी का यूज तभी हो पाता है जब वर्किंग कैपिटल होता है। अगर सामान नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो उस मशीन में से होके गुजरेगा क्या? कुछ नहीं गुजरेगा उस मशीनरी का। उस मशीनरी से तुम्हारा सामान बन जाएगा, उसमें डालने के लिए, उसमें क्या बोलते हैं, उसके बाद पैकिंग वगैरह सब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के बिना तुम अपने फिक्स्ड एसेट का, अच्छा तो मैं क्या बोल रही थी इसके लिए, मैंने ये बोला था कि अब फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स में क्या है, फैक्टर हमारा सबसे पहले है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेती हूँ। एक मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, और एक है मेरा प्रोजेक्ट बी। ध्यान से देखना है इस चीज को, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब इसमें रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ये मुझे कितना दे रहा है, ये मेरे को दे रहा है 10%, ठीक है, और ये मुझे देगा 12%। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना पैसा मैं लगा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए लगाए, 100 रुपए पे 10 रुपए मतलब 110 रुपए मुझे वापस मिलेंगे। तो 10 रुपए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 10% मेरा रेट ऑफ रिटर्न था, तो 10 रुपए मेरे को मिले, तो फिर वो मेरी कमाई हुई उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा इतना है कैश फ्लो। कैश फ्लो तुम लगा के चलो, तुम इसमें पैसा लगा रहे हो ऑलमोस्ट इसमें मैंने लगाया 10 लाख, मैंने इसमें पैसा लगाया 10 लाख, मैंने इसमें पैसा लगाया, ठीक है। ये तो हो गया आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो। अब मैं कह रही हूँ इनफ्लो, अब देखना चाह रही हूँ कि इनफ्लो इसका कितना होगा। इस पे मेरे को 5 साल बाद कहीं पे कुछ जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना इसका मिलेगा 20 लाख मिल जाएगा मुझे आफ्टर 10 years, और इसका मैं लगा के चल रही हूँ, इसका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे 25 लाख मिल जाएगा। अब इस क्या बोलते हैं एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसने मैंने क्या बोला है, 10 लाख मैंने दो प्रोजेक्ट में लगाया, एक ए प्रोजेक्ट है, दूसरा है बी प्रोजेक्ट, दोनों में 10-10 लाख मैंने लगा दिया। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिटर्न मुझे इस पे 10% मिल रहा है, इस पे मुझे 12% मिल रहा है। इनफ्लो मतलब 10 साल बाद जाके, जो 10 साल बाद मेरे को पैसा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं उस पैसे की वैल्यू आज की डेट में 20 लाख होगी। समझ रहे हो, पैसा मुझे फ्यूचर में ही मिलेगा, फ्यूचर में पता नहीं कितना पैसा मिलेगा, उस पैसे की वैल्यू आज की डेट में 20 लाख है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं प्रोजेक्ट बी में 10 लाख लगाती हूँ, तो उससे जो मेरे को पैसा फ्यूचर में जाके मिलेगा, उसकी मेरी आज की वैल्यू है 25 लाख। मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूंगी, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी में। लगा मैं सेम अमाउंट रही हूँ, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मुझे ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे इनफ्लो मतलब मेरे को ज्यादा पैसा वापस मिलेगा, तो अच्छी बात है ना, फिर मैं इसी में लगाऊंगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में ये क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट में तुम आज की डेट में पैसा लगा रहे हो, उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में जितना तुम्हें पैसा मिलेगा, उस पैसे की वैल्यू आज की डेट में हम कंपेयर करके देख लेंगे। हम 3-4 प्रोजेक्ट उठाएंगे, उनकी वैल्यू कंपेयर करके देख लेंगे, सेम अमाउंट हम लगा रहे हैं, तो हमारा आज की डेट में हमें कितना पैसा मतलब फ्यूचर में जो मिलने वाला था, उसका आज की डेट में क्या वैल्यू है, हम कंपेयर करके देख लेंगे, चूज कर लेंगे भाई इससे ज्यादा मिल रहा है, हम वो ले लेंगे। अब कंपेयर करने वो जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो हमारे एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, तो वो डिस्कस नहीं करूंगी मैं। इसमें रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न के केस में क्या होता है, मैंने यही चीज बोली कि रेट ऑफ रिटर्न मैंने देख लिया, ये 10% दे रहा था, ये 12% दे रहा था, मैं बी को चूज करूंगी,
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यार यही है, तुम अपने कैश फ्लोज देखोगे कि कैश फ्लो किससे ज्यादा, कैश इनफ्लो किससे ज्यादा होगा तुम्हारा आज की डेट में अगर तुम देख रहे हो, प्लस तुम्हारे रेट ऑफ रिटर्न वगैरह तुम्हें क्या ज्यादा मिलेंगे, तो उसी हिसाब से तुम अपना इसमें लगा दोगे। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो हमने देख लिया कैसे इन्वेस्ट करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन में अब हम देखते हैं कि मेरे को कहाँ कहाँ से अपना पैसा उठाना है, मतलब कहाँ कहाँ से रेज करना है। अब मेरे सोर्सेज क्या है मैं ये देखूंगी। मैंने ये सोच लिया भाई मेरे को 50 लाख चाहिए, 50 लाख के 1 करोड़ के करीब मेरे को फाइनेंस चाहिए, तो अब मैं ये कहाँ कहाँ से ले सकती हूँ ये देखना है मुझे। तो मेरे दो सोर्सेज होते हैं मेनली, एक होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ठीक है, दो ही होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में कौन से आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, और क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर्स वाला आता है, मतलब इक्विटी कैपिटल हो गया, और रिटेन अर्निंग। उसके बाद है हमारा बोरोड फंड्स में कौन सा आता है, डिबेंचर्स और लोन्स। बोरोड फंड मतलब बाहर से मैंने उधार लिया है, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए या बैंक से लोन ले लिया, कहीं से ऐसे कुछ कर लिया, तो उस केस में क्या होता है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मुझे। यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर्स, किसी ने पैसा इन्वेस्ट करा है, शेयर होल्डर्स आए हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है। और रिटेन्ड अर्निंग, मतलब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है कंपनी का उसी को आपने संभाल के रखा हुआ है, उसका आपने डिविडेंड पूरा नहीं दिया था, थोड़ा पार्ट अपने पास रख लिया, ताकि अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन करना हो अपने बिजनेस का या उसे मॉडर्नाइज करना हो, तो उस केस में आप उस पैसे को यूज कर सको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ पे हमारा कौन सी चीजें आ गई, इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम किस तरीके से इसे देखें। हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। इक्विटी कैपिटल में उठा रही हूं और क्या बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग से मैंने पैसा ले लिया पूरा, मतलब 1 करोड़ ले लिया, बहुत सही है, बहुत बढ़िया बात है। इस केस में मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा भाई, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक चीज तुम याद रखना, जब भी हमारा कोई प्रॉफिट निकल के आता है ना, उस प्रॉफिट को देने से पहले, डिविडेंड डिवाइड करने से पहले टैक्स लगता है, ठीक है। और यहाँ पर इस पे अगर मैं डिबेंचर ले रही हूँ या लोन ले रही हूँ, बैंक से इंटरेस्ट ले रखा है, तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टिबिलिटी वहां पे होती है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब वो जो हमारा होता है ना कि क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स के साथ एडजस्टेबल होता है, तो हमारा यहाँ पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी कौन से के केस में, डिबेंचर्स के केस में आती है, लोन्स के केस में आती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीपेस्ट सोर्स किसे बोला गया, चीपेस्ट सोर्स है हमारे डिबेंचर्स, ठीक है, जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा, टैक्स डिडक्टिबिलिटी इज देयर। अब इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे तो आपको पे करना पड़ रहा है पैसा, वो टैक्स के उसमें, समझ रहे हो, टैक्स इसमें से पे करना पड़ रहा है, तभी आप लोग डिविडेंड पे करोगे। इसीलिए ये कंपैरेटिवली इतना भी चीपेस्ट सोर्स नहीं है, डिबेंचर्स हमारा चीपेस्ट सोर्स है। अगर इसमें सिर्फ एक खराबी देखी जाए वो यही है कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे, मतलब फिक्स टाइम पे आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इस केस में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया, फिर भी इसका इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा फिक्स टाइम पे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर्स उठाए हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के एंड में, 5वें साल का वो जो एंड होगा ना, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, आप लोग जब मैच्योर हो जाएंगे डिबेंचर्स, आपने जितना पैसा उठाया था, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो आपने 40 लाख के डिबेंचर्स उठाए थे, 40 लाख आपको एंड में देना पड़ेगा। वो 40 लाख तो छोड़ो, हर साल इंटरेस्ट तो दे ही रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, और लास्ट में जाके वो 40 लाख वापस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करना पड़ता है। अब आपका लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसा चाहिए। ये चीज होती है हमारी डिबेंचर्स में, इसीलिए इसे बोला जाता है, इस केस में होता है फाइनेंशियल रिस्क। हमारा जो टोटल कैपिटल है, हम हमेशा देखते हैं हमारे टोटल कैपिटल में कितना डेट का पार्ट है। टोटल कैपिटल में अगर डेट का ज्यादा पार्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। फाइनेंशियल रिस्क है क्या, रिस्क का इसमें मतलब क्या आया, अगर बाय चांस हमारा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पे करने का टाइम आया और शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, समझ रहे हो, इंटरेस्ट वो पे नहीं कर पाए, मार्केट में नाम खराब होगा उनका, ठीक है, आगे से कोई पैसा नहीं देगा,
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरेस्ट आप अपना देखते हुए चलो कि आप इंटरेस्ट इसका पे कर पा रहे हो। तो ये दोनों आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। फैक्टर्स कॉस्ट, जो भी सबसे चीपेस्ट होगा कॉस्ट, क्या बोलते हैं, हमेशा उसी सोर्स को ये लोग उठाते हैं जिसमें मतलब इन्हें लग रहा है कि ये इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा, इजीली हमें मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा। हमेशा कॉस्ट को ये देखते हुए उस सोर्स को ये चूज कर लेंगे। हाँ, ये चीज याद रखना कि ना तो हम पूरा डेट लेंगे और ना ही हम अपना पूरा इक्विटी लेंगे। अगर जैसे 1 करोड़ हम अपना कर रहे हैं, 1 करोड़ या 50 लाख कुछ भी हम अपना रेज करना चाह रहे हैं, किसी प्रोपोर्शन रखेंगे, क्या बोलते हैं, एक रेशियो रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 करोड़ था तो 1 करोड़ में से 40 लाख मैं कह रही हूँ मैं डेट ले लूंगी और 50 लाख के मैं इक्विटी शेयर्स ले लूंगी। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है 50 लाख ये भी हो सकता है और सॉरी 50 ये भी हो सकता है, 50 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपना रेशियो क्या रखना चाहते हो, पर हमेशा ये प्रोपोर्शन में होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ इक्विटी रख रहे हो, सिर्फ डेट रख रहे हो। तो इसी केस में दूसरे वाले पे आ रहे हैं रिस्क। रिस्क अब किस में ज्यादा है? डेट में ज्यादा है। तो जिस चीज में रिस्क ज्यादा है उसे कंपैरेटिवली अगर आप लेना चाह रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है भाई रिस्क हमारा इसमें ज्यादा है पर हमारे पास पैसा भी पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, हम टाइमली पेमेंट कर देंगे, तो आप कर लो। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं, कम ही रखना चाहते हैं, तो इसी वजह से उन सोर्सेज को वो अवॉइड करते हैं, उन सोर्सेज का अमाउंट थोड़ा सा कम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। अब एक बात बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, कोई भी आप क्या बोलते हैं फंड रेज करना चाहते हो, उस फंड को रेज करने के लिए भी एक कॉस्ट लगती है। ऐसे ही आपको फ्री में आके कोई भी डिबेंचर नहीं दे देगा। ठीक है, या क्या बोलते हैं, सॉरी, डिबेंचर्स आपके ले नहीं लेगा। और दूसरा आपको इक्विटी कैपिटल वगैरह भी ऐसे ही कोई आके नहीं दे देगा। तो इस केस में ये है कि इन्हें रेज करने के लिए, फंड को रेज करने के लिए जो भी आपका पैसा लगता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी बाय चांस कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत सारा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसके लिए जा सकते हो, अपना ज्यादा प्रपोर्शन रख सकते हो बोरोड फंड का, डिबेंचर्स अपने टोटल फंड में ज्यादा रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है तो इंटरेस्ट आप अच्छे खासा पे कर सकते हो टाइमली। उसके बाद है हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल हो गया या आपका जो लैंड का रेंट हो गया, अगर ये ऐसी चीजें, ये इन सारी चीजों का जो क्या बोलते हैं बिल है या जो भी आपका कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में ज्यादा बेटर होगा आप इसे ना लें। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं इन सब का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो आपको पे करना ही पड़ता है आपका, कि नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पे होंगे ही, तो साथ में ये और जुड़ के आ जाएगा इंटरेस्ट। तो इसीलिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपके क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप बोरोड फंड आप कंपैरेटिवली कम रखो। कंट्रोल कंसिडरेशंस। कंट्रोल कंसिडरेशन का सिंपल सा है, अगर आपने डिबेंचर्स के थ्रू अपना फंड रेज करा है तो उस केस में आपने, या बैंक के थ्रू करा है तो उस केस में बैंक वालों का कोई भी वो नहीं है कि बैंक वाले आपको आके रोक देंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, इसमें ये मत करो। उनके पास कोई कंट्रोल नहीं आता, उन्होंने सिर्फ भाई पैसा दिया है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका पूरा कंट्रोल आ जाता है, दे आर कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसी वजह से उनके पास पूरा कंट्रोल है, वो मैनेजमेंट में भी जाके बोल सकते हैं, वो हर चीज में बोल सकते हैं। तो कंपेरेटिवली कंट्रोल आ जाता है, तो आप इस चीज को भी देख के कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल नहीं देना चाहते हो इतना ज्यादा तो आप इसे रेफर कर सकते हो बोरोड फंड्स को, ज्यादा से ज्यादा पैसा इससे उठा लो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, शेयर्स के प्राइसेस बहुत बढ़िया जा रहे हैं, रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं उस केस में इक्विटी शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जो कंपनी होती है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ज्यादा रेज कर लेती है। दिस इज इट इन दिस। और क्या बोलते हैं इसके बाद, क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद अब हम कौन सा ले रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन यार कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर बात क्या बोल रही थी, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन देखो यार क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन में मेरे को दो ही चीजें देखनी है, जो मेरा प्रॉफिट आया है
मेरा प्रॉफिट आ गया, अब मुझे उसका क्या करना है, मुझे वो पैसा फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट समझ लो मेरा 1 लाख प्रॉफिट आया है, 1 लाख प्रॉफिट को अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे 1 लाख को अपने पास रख लूं, कंपनी अपने पास रख ले, और जब कुछ भी एक्सपैंड करने वाला क्या बोलते हैं डिसीजन हो या और भी कुछ उसे काम करना हो, उसमें उस 1 लाख को यूज कर ले। या वो सोच रहे हैं कि इस पूरे 1 लाख को क्या करें, डिविडेंड, एज अ डिविडेंड बांट दे। एज अ डिविडेंड किसे बांट दे, शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, सारा का सारा उन्हें बांट दे। समझ रहे हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है 50,000 मैं एज अ रिटेन्ड अर्निंग रख लूं, ठीक है, आगे इन्वेस्ट करने के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए, और 50,000 का मैं डिविडेंड दे दूं। तो ये सारा चीजें मुझे इसमें देखनी पड़ती है, और यही मेरा डिसीजन मुझे देखना है कि कितना मैं अपने पास रखूं और कितना एज अ डिविडेंड मैं दे दूं। उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, यही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेरे डिविडेंड डिसीजन को। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर अमाउंट ऑफ अर्निंग मतलब आपका जो प्रॉफिट है क्या बोलता है बहुत ही बढ़िया आ रहा है, आपकी रेवेन्यू वगैरह भी बढ़िया आ रही है और उससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, तो उस केस में क्या है, उस केस में कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के लिए भी काफी सारा पैसा रह जाएगा, और क्या बोलता है एज अ वो डिविडेंड भी अच्छा खासा पैसा दे सकती है, अगर क्या बोलता है आपका मोटा पैसा आ रहा है उस केस में। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का क्या है, आपकी स्टेबल चल रही है, मतलब हर साल आपको लगता है कि आपको 10 लाख या 11 लाख कहीं ना कहीं, 10 से 15 लाख में कहीं ना कहीं आपको इतने का तो प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपने अपना डिविडेंड हर साल देते आ रहे हो, तो आप अपना क्या बोलते हैं एज इट इज अपना डिविडेंड रख सकते हो, उसमें कोई कम करने की जरूरत नहीं है डिविडेंड को। तो उस केस में आप डिविडेंड अच्छा खासा पे कर, उतना ही आप पे कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से क्या होता है, अगर आप स्टेबल रहते हो, फॉर एग्जाम्पल हर साल आप अपने डिविडेंड्स दे रहे थे, हर एक शेयर होल्डर को 10-10 हजार उसके डिविडेंड्स उसे मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हर साल उसे अपना डिविडेंड मिल रहा है टाइमली किसी भी शेयर होल्डर को, तो उससे क्या होता है मार्केट में ना आपकी कंपनी की एक पोजीशन बनती है, आपके कंपनी के शेयर के प्राइजेस बढ़ते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए अगर उसके कंपनी के शेयर के प्राइजेस बढ़ते हैं। तो अगर शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, लोग और ज्यादा आके इन्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स बड़े खुश हैं, यहाँ पे उन्हें अच्छा खासा हर साल पैसा मिल जाता है, स्टेबल इनकम है। ठीक है, तो इजी हो जाता है आपके लिए बाहर से अपना पैसा उठाना। तो उसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे उस प्रोडक्ट के अलावा आप कुछ और प्रोडक्ट लाइन में भी घुसना चाह रहे हो, तो उस केस के लिए हर चीज के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो अगर आपको लग रहा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज देयर, तो उस केस में क्या करोगे, आप डिविडेंड थोड़ा कम दोगे और रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को आप अपने पास रखोगे। ठीक है, उसके बाद है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खासा कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, तो उस केस में आप डिविडेंड अपना दे सकते हो, अच्छा खासा आप डिविडेंड दे सकते हो, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद है, क्योंकि कैश फ्लो डिविडेंड में आप एक तरह से आप अपना एक्सपेंडिचर ही समझ लो। ठीक है, जब पूरा प्रॉफिट हो गया उसके बाद एक तरह का एक्सपेंडिचर समझ लो जो आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो इसीलिए कैश फ्लो पोजीशन देखना भी जरूरी है। उसके बाद है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब कभी कभार क्या होता है, शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि आप ऐसा करो, इस साल मुझे पैसा मत दो, अगले साल दे देना, या उससे अगले साल डिविडेंड का पैसा दे देना, अभी क्या करो मेरा वाला जो पार्ट है आप उसे एज अ रिटेन अर्निंग रख दो। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स का कभी कभार ये व्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल के लिए हम स्किप करने को तैयार है, बाद में हम इकट्ठा वो पैसा ले लेंगे, इस साल आप उसे एज अ रिटेन अर्निंग रख लो, कहीं पे री इन्वेस्ट कर लो, तो ताकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। ये शेयर होल्डर का व्यू होता है कभी कभार प्रेफरेंस, तो उसकी प्रेफरेंस जाननी जरूरी है कि वो डिविडेंड को प्रेफर कर रहा है या वो चाह रहा है कि हम पैसा और लगा के और ग्रो करें। उसके बाद है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी होती है जब भी आप डिविडेंड देते हो ना, उस डिविडेंड अमाउंट पे भी टैक्स लगता है, तो जितना ज्यादा टैक्स रेट उस डिविडेंड अमाउंट पे होगा, तो उस केस में कंपनी क्या प्रेफर करेगी, हम कम से कम डिविडेंड दें। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन है, भाई देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि अगर आप डिविडेंड अच्छा खासा दोगे, स्टॉक मार्केट में आपकी पोजीशन बनेगी, पोजीशन अच्छी खासी है, तो क्या बोलते हैं एक बढ़िया आपका मतलब जगह बन रही है, आपके शेयर होल्डर्स भी खुश हैं और एक अच्छी खासी पोजीशन बन रही है।
उसके बाद है असेस टू कैपिटल मार्केट। असेस टू कैपिटल मार्केट ये है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी की बहुत अच्छी खासी इमेज बनी हुई है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी इमेज बनी हुई है, तो उस केस में क्या है, अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे को ऐसा इतना मतलब मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, कैपिटल मार्केट में जाऊंगी, वहां से शेयर्स के थ्रू मतलब अपना पैसा ले लूंगी, पैसा उठा लूंगी, रेज कर लूंगी। तो उस केस में क्या है, वो कंपेरेटिवली इजी पड़ेगा अगर मैं असेस कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं अपना डिविडेंड दे दूंगी, इतना ज्यादा पैसा बचाने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट है लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट्स में बात आ रही है कंपनीज एक्ट। बेस्ट मेन यही है, कंपनीज एक्ट में कभी कभार होता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब वहां पे चीजें दी हुई हैं कि डिविडेंड पे आउट से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी चीज है कि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं और मतलब कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर वहीं पे कहीं पे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कंपनीज एक्ट से, तो वो सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी डिविडेंड पे आउट करने से पहले। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक से पैसा उठाया, मतलब समझ लो एसबीआई से तुमने पैसा लिया, एसबीआई से तुमने पैसा लिया है, तो अब एसबीआई वाले क्या बोलते हैं कि हमारा भी आपके मैनेजमेंट में ना एक बंदा रहेगा ताकि वो सारी चीजें आपकी देख सके, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उन सारी चीजों पे नजर रखेगा। वो भी अपनी तरफ से थोड़ा, वो बोलेगा नहीं वो इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वहां पे सिर्फ वो सजेशंस दे सकता है, ठीक है, या फिर वो सारी चीजों पे ध्यान रखेगा। तो डिविडेंड फॉर एग्जाम्पल क्या है, कंपनी कह रही है हम तो अपना डिविडेंड बढ़ा देंगे, वहां पे बैंक वाले बोलेंगे कि भाई इसने डिविडेंड बढ़ा दिया, डिविडेंड में पैसा ये दे देगा, मेरा इंटरेस्ट टाइमली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अगर बाय चांस वो डिविडेंड ना पे करके अपने पास पैसा रखें तो लॉस के केस में भी वो बैंक को टाइमली पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से कुछ ना कुछ वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स होंगे डिविडेंड से रिलेटेड, तो वो वहां पे क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है डिविडेंड पे आउट करने से पहले। अब ये जितने भी फैक्टर्स मैंने पिछले के भी बताए थे और अभी के भी बताए थे, कम से कम ऑलमोस्ट 7 to 8 मैक्स 7 याद कर लो, उससे ज्यादा करने की याद नहीं है। 7 फैक्टर्स इसके याद कर लो, जो भी तुम्हें इनमें से सबसे इजी लगे हो, ठीक है। स्टार्टिंग वाले आई नो इजी होंगे, ये जितने भी पहले के 6 हैं, तो इन्हीं को याद कर लो, और बाकी पिछले वाले में से भी ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा तुम लगा के चलो 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट याद कर लो, दैट्स इट। और हाँ, अगर मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, प्लस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, और कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।